किसी भी चीज़ की स्टार्टिंग एक आइडिया से होती है, एक सोच से होती है। ऐसा ही एक आइडिया से जन्मा है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया लोगों को एक दूसरे के साथ जुड़ने का मौका देता है। इसका यही आइडिया एक नए आइडिया को जन्म देता है, कंटेंट क्रिएशन, जो कि पैसे कमाने का एक तरीका है, एक बिजनेस बनाने का तरीका। और कंटेंट क्रिएशन में यूनिक क्वालिटी कंटेंट की जरूरत होती है, जिसका फुलफिलमेंट कंटेंट क्रिएटर्स करते हैं। वो अपनी यूनिक क्वालिटी कंटेंट के लिए जाने जाते हैं, जिसकी बदौलत वो अपना छोटा मोटा बिजनेस खड़ा कर पाते हैं, जिसकी बदौलत उनको पैसा मिलता है एड रेवेन्यू के तौर पर और स्पॉन्सरशिप के तौर पर। लेकिन कंटेंट क्रिएटर्स एक बात समझ चुके हैं कि उनका धंधा ज्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं है, इसलिए वो अपना पर्सनल ब्रांड खड़ा कर रहे हैं। यानी कि इंडियन कंटेंट क्रिएटर इकोनॉमी में शिफ्ट आ रहा है, यानी कि कंटेंट क्रिएटर्स एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं, वो अपना पर्सनल ब्रांड बना रहे हैं। तो चलिए हम इस वीडियो में जानने वाले हैं इंडियन कंटेंट क्रिएटर्स के सक्सेसफुल और फेलियर्स के राज, जो कि उनके ब्रांड को फेलियर और सक्सेसफुल बनाते हैं। उन सभी ब्रांड्स का हम एनालिसिस भी करेंगे, उनका केस स्टडी करेंगे और जानेंगे कि कौन सी चीजें उनको उनके ब्रांड के लिए फेलियर साबित हो रही हैं और कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसके कारण कोई भी ब्रांड को सक्सेसफुल बनाया जा सकता है। साथ ही साथ हम कंपैरिजन भी करने वाले हैं ग्लोबल क्रिएटर्स ब्रांड्स के साथ। तो चलिए हम शुरू करते हैं। कोई भी बिजनेस करने के लिए जरूरी है उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट। जो बिजनेस है वो लॉन्ग टर्म में फायदा का सौदा बने, जो कि कंटेंट क्रिएटर के फील्ड में ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कंटेंट क्रिएटर एक बिजनेस की तरह ही है जिसमें आप इन्वेस्ट करते हैं जिससे कि आपको फायदा मिले। कंटेंट क्रिएटर के फील्ड में आपको फायदा तो मिलेगा, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। इसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर छोटी छोटी चीजें बहुत मायने रखती हैं। आपकी छोटी सी भी गलती के कारण आपको कंट्रोवर्सी का सामना करना पड़ेगा। इसी के कारण ये ज्यादा सस्टेनेबल नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। इसी के कारण कंटेंट क्रिएटर्स एक बिजनेस की तलाश में रहते हैं, एक ब्रांड खड़ा करने की तलाश में, या फिर छोटा मोटा बिजनेस, या फिर कोर्स बेचना, या फिर कोई ऐसा चीज जिससे कि उनको रेवेन्यू आता रहे, पैसे आता रहे। कंटेंट क्रिएटर के लिए D2C मॉडल फायदे का सौदा लगता है। आपका सवाल होगा कि आखिर ये मॉडल कौन सा है, तो आखिर मैं बता दूं कि ये मॉडल D2C है, यानी कि डायरेक्ट टू कस्टमर, जो कि कंटेंट क्रिएटर्स के लिए तो बिल्कुल फायदा का सौदा है। क्योंकि अब जो भी चीज में यूनिक है, जिससे रिलेटेड आप कंटेंट बनाते हैं, इसी पर ये बेस्ट है। जो कि आपकी कंटेंट के लिए यूनिक है वो आप इस मॉडल के थ्रू बेचने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप एडिटिंग के लिए कंटेंट क्रिएशन करते हैं तो आप एडिटिंग का कोर्स बेच सकते हैं, कोई भी कोर्स बेच सकते हैं आप इससे, या फिर कोई ब्रांड खड़ा करके आप डायरेक्ट टू कस्टमर के पास पहुंच सकते हैं, जिससे कि आपका ब्रांड और बड़ा हो सके। लेकिन आप सोच रहे हैं कि इस मॉडल के थ्रू आप ब्रांड खड़ा कर सकते हैं, तो आप गलत हैं, क्योंकि इस मॉडल के लिए ऑडियंस बिल्कुल जरूरी है। और आप यहाँ पर भी गलत होंगे जब आप सोच रहे हैं कि ऑडियंस ही तो ये चीज है जिससे हम कोई भी प्रोडक्ट को बेच सकते हैं, तो आप बिल्कुल गलत हैं। क्योंकि ऑडियंस इतना रिलायबल नहीं हो सकती जितना कि आप सोच रहे हैं। और मैं ये भी बता देता हूँ कि किसी भी बिजनेस के लिए कंज्यूमर होना बहुत जरूरी है। वो कंटेंट क्रिएटर्स के लिए ऑडियंस बहुत जरूरी है, रिलायबल ऑडियंस, जो कि आपके हर मूव को फॉलो करती हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऑडियंस ही आपके मूव को फॉलो ही ना करें, तब तो आपका बिजनेस पूरा का पूरा ठप पड़ सकता है। मतलब कि ऑडियंस रिलायबल होनी चाहिए। कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप ऑडियंस के साथ खेलने की भी कोशिश मत कीजिएगा, जिससे कि आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। आप ऑडियंस के साथ धोखा देना, झूठ बोलना और उनको अपने प्रोडक्ट के रूप में सिर्फ देखना, ये बिल्कुल भी बकवास चीज लगती है। क्योंकि कोई भी ऑडियंस एक इंसान ही होता है जो अपना फायदा देखता है और फायदे के अनुसार ही अपना निर्णय लेता है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि ऑडियंस होने से, ब्रांड बनाने से आपका ब्रांड ग्रो करेगा, तो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। कुछ ऐसी जरूरी चीजें हैं जिससे कि आप अपना ब्रांड को ग्रो करवा सकते हैं। पहली चीज है आपके ऑडियंस का आप पे ट्रस्ट, यानी कि आपके ब्रांड के ग्रोथ के लिए जरूरी है आपके ऊपर ऑडियंस का ट्रस्ट, जो आपके बिजनेस के लिए ग्रोथ साबित हो सकता है। अगर आप ऑडियंस का ट्रस्ट जीत लेते हैं तो आपके लिए ग्रोथ आसान साबित होगा। सेकंड चीज है
है प्राइस, जो कि ऑडियंस के हिसाब से हो, यानी कि ऑडियंस उस चीज को खरीद सके। और क्वालिटी, उस प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, उसी के अनुसार आपके ऑडियंस भी आपके बिजनेस के लिए ग्रोथ साबित हो सकती है। अगर प्रोडक्ट क्वालिटी लाइक होता है तो ऑडियंस उसको खरीदेगी, अगर क्वालिटी लाइक नहीं होती तो ऑडियंस तो उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करेगी और खरीदेगी भी नहीं, और आपका बिजनेस या फिर आने वाला बिजनेस पर बहुत बड़ा बोझ पड़ जाएगा एक छोटी सी गलती। आप अपने प्रोडक्ट के बारे में झूठ तो बिल्कुल मत बोलिएगा। कॉपी पेस्ट तो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, बिल्कुल गलत चीज है जिससे आप ऑडियंस का ट्रस्ट खो सकते हैं। मैं फिर एक बार बता देता हूँ, आपके बिजनेस के लिए जरूरी है प्राइस, क्वालिटी और ऑडियंस का आप पर ट्रस्ट। अब हम चलते हैं इंडियन क्रिएटर ब्रांड्स का एनालिसिस करने, उनके फेलियर और सक्सेस को जानने। तो चलिए हम अब ध्रुव राठी के एआई स्टार्टअप से बात करते हैं। ध्रुव राठी ने हाल ही फिलहाल में एक एआई स्टार्टअप लॉन्च किया जिसका नाम है एआई फिस्ता। ये एआई वर्ल्ड के टॉप एआई चैटबॉट मॉडल्स, यानी कि चैट जीपीटी, जेमिनी, ग्रोक, जो भी टॉप मॉडल्स हैं उनको एक साथ इंटीग्रेट किए हुए हैं। और ये जब भी आप क्वेश्चन पूछते हैं तो उसको रिस्पॉन्स करता है अलग अलग एआई मॉडल्स के थ्रू, यानी कि आप एक बार में क्वेश्चन पूछेंगे आप सभी से आंसर पाएंगे, यानी कि कंपैरिजन करने के लिए ये बेटर मॉडल है। ये एआई बहुत ही बेहतरीन है कंटेंट राइटिंग के लिए, उनकी जितनी ऑडियंस है उसके हिसाब से ये पैसे बनाने वाला चीज है। लेकिन हम अभी इसे सक्सेस की कैटेगरी में नहीं डाल सकते क्योंकि ये फिलहाल ही में लॉन्च किया गया है। आगे आने वाले सालों में इसे हम समझेंगे कि ये फेलियर साबित हुआ या फिर सक्सेसफुल। तो चलिए हम अब इसके क्वालिटी को जानते हैं। इसकी क्वालिटी बेहतर है, लेकिन हम अपने से कोशिश करते हैं कि और अच्छे से इसको समराइज करें। आपको मालूम होना चाहिए कि कोई भी नया प्रोडक्ट आता है, लॉन्च होता है, तो उसकी कई खामियां होती हैं, कई गलतियां होती हैं। कोई भी प्रोडक्ट को जितना ज़्यादा सुधारा जा सके वो उतना ही बेटर रहता है। इस एआई प्रोडक्ट के साथ भी ऐसा है, लेकिन ध्रुव राठी जेन्युइनली इस फील्ड में अच्छा करना चाहते हैं और इसके लिए वो तत्पर हैं। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो वो इसके लिए रिस्पॉन्स दे रहे हैं, नए अपडेट्स के जरिए उनको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल ही में जो इनके स्टार्टअप्स की कमियां थीं उनको उन्होंने सुधार लिया, लेकिन बहुत सारी कमियां भी हैं जिनको धीरे धीरे ये सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। ओवरऑल लेकर चले तो इसकी कोई सक्सेस और फेलियर सिर्फ नहीं है, लेकिन आगे समय में क्या होता है, सक्सेस होता है या फिर फेलियर। तो अब हम चलते हैं भुवन बाम के ब्रांड का एनालिसिस करते हैं। आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि भुवन बाम एक मिमिक्री कॉमेडियन है और इन्होंने अपने ब्रांड को अपने क्रिएटिविटी और ऑडियंस के साथ कनेक्ट करके सक्सेसफुल बनाया है। उनका मर्चेंडाइज ब्रांड यूथिपा उनकी कॉमेडी और म्यूजिक से जुड़ा है। ये सिर्फ टी शर्ट बेचना नहीं है, बल्कि एक ऐसी कम्युनिटी बनाना है जो उनके वैल्यूज को शेयर करती है। उनका सेक्सुअल वेलनेस ब्रांड पेपी एक ऐसा सेंसिटिव टॉपिक पर है जो इंडिया में अक्सर आम तौर पर डिस्कस नहीं किया जाता। उन्होंने एक ऐसी मार्केट नीड को पूरा किया है जो पहले से एग्जिस्ट करती थी। भुवन बाम की सबसे बड़ी एसेट उनके ऑडियंस का उन पर ट्रस्ट है। उनके प्रोडक्ट्स उनके पर्सनल ब्रांड के साथ जुड़े हैं, जिससे लोगों में एक इमोशनल कनेक्शन बनता है। वो अपनी क्रिएटिविटी पर फोकस करते हैं जबकि उनकी टीम बिजनेस ऑपरेशन को मैनेज करती है। और मैं आपको बता दूं कि इनका ब्रांड सक्सेसफुल है और इनके सक्सेस का फैक्टर एक ही है, ऑडियंस का ट्रस्ट। कंटेंट क्रिएटर के मामले में ये सबसे बड़ा नीड है। कोई भी आप बिजनेस खड़ा करते हैं तो इसके लिए सबसे बड़ा जरूरी है ऑडियंस का आप पर ट्रस्ट, और हमें इनके ब्रांड के केस स्टडी से यही मिलता है। तो चलिए हम अब चलते हैं राज समानी के पास। राज समानी ने एक सिंगल प्रोडक्ट लॉन्च करने के बजाय एक पूरा इकोसिस्टम बनाया है। उनका प्लेटफॉर्म हाउस ऑफ एक्स दूसरे क्रिएटर्स को अपने ब्रांड्स लॉन्च करने में हेल्प करता है। ये एक बिजनेस टू कस्टमर मॉडल है जो मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक और मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जैसे सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इससे समानी ने अपने इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करके एक पूरा इकोसिस्टम बनाया है। वो अपने ऑडियंस
के लिए एक सेलर से ज्यादा एक मेंटर और गाइडर बन गए हैं। ये मॉडल्स उन्हें अपने फॉलोअर्स को कस्टमर में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है, क्योंकि वो रियल बिजनेस वैल्यू दे रहे हैं, ना कि सिर्फ एक प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं। इनसे सीखने वाली बात यह है कि इन्फ्लुएंस को सिर्फ एक प्रोडक्ट बेचने के बजाय एक सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल में कन्वर्ट करना लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए जरूरी है, और इनके प्रोडक्ट में यही झलकता है। ओवरऑल ये एक सक्सेसफुल क्रिएटर निकले। तो चलिए हम अब टेक बर्नर की बात करते हैं। श्लोक श्रीवास्तव, आप इनके चैनल टेक बर्नर के नाम से जानते हैं। इनके ब्रांड को शुरुआत में सक्सेस मिली, लेकिन बाद में एथिकल इशू के कारण क्रिटिसाइज झेलनी पड़ी। बहुत सारा क्रिटिसाइज इनके ब्रांड को लेकर हुआ। ओवरऑल मैं बता दूं कि इन्होंने अपने ऑडियंस को चीट किया था। आप टेक बर्नर के नाम से ही पता चल चुका है कि ये टेक से रिलेटेड प्रोडक्ट का एनालिसिस किया करते हैं, जो कि टेक से रिलेटेड ही अपने वीडियोस को बनाते हैं, और इन्होंने अपना ब्रांड भी टेक से रिलेटेड बनाने की कोशिश की थी। इनके ऊपर अलग अलग तरीके की एलिगेशंस लग चुके हैं। इन्होंने कॉपी करने की कोशिश की, दूसरे प्रोडक्ट की डिजाइन कॉपी करने की कोशिश की, और सीधा सीधा चाइना से भी लिंक नजर आ रहा था। तो इसीलिए इनको एथिकल फेसेस सामना करने पड़े। और जब ऐसे चीजें सामने आने लगती है तो ऑडियंस को भी लगने लगता है कि क्रिएटर सिर्फ पैसे बनाने के मकसद से ये सारा चीजें कर रहा है। इसी के कारण इनके ब्रांड को फेलियर का सामना करना पड़ा, क्योंकि अपने ऑडियंस को सिर्फ पैसे का जरिया समझना ये बहुत ही बड़ा घटिया चीज है। ऑडियंस को धंधा के जरिए देखना बिल्कुल घटिया चीज है। इसलिए हमें इनके ब्रांड से सीखना चाहिए कि कभी भी अपने ऑडियंस के साथ चीट नहीं करनी चाहिए। अब हम ग्लोबल क्रिएटर के साथ कंपेयर करते हैं, तो हम मिस्टर बीट्स के प्रोडक्ट्स को देखते हैं। मिस्टर बीट्स का नाम है जिमी, उनको मिस्टर बीट्स के नाम से जानते हैं, और उनका चैनल भी मिस्टर बीट्स के ही नाम से है। उन्होंने अपना चॉकलेट ब्रांड खड़ा किया है, फेस्टिवल्स। उनके यूट्यूब चैनल के पॉपुलैरिटी के कारण, मैसिव ऑडियंस के कारण उनका ब्रांड सक्सेसफुल है। उनकी पॉपुलैरिटी पूरी दुनिया में है। उनका कभी मार्केटिंग देखना, कभी वो ग्लोबली रिप्रेजेंट करते हैं। ऑडियंस के साथ कनेक्ट होना और ट्रस्टेबल होना उनकी ब्रांड की सक्सेसफुल का राज है। सेकेंड है लोगन पॉल और KSI। इन दोनों यूट्यूबर्स की फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा, यानी कि मिस्टर बीट जैसे नहीं, लेकिन इनके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हैं। अपने पॉपुलैरिटी के चलते इन्होंने अपना एक ब्रांड एस्टेब्लिश किया प्राइम नाम से, जो कि एक ड्रिंक ब्रांड है। इनके भी ब्रांड की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के कारण सक्सेसफुल है। तो हम इन सभी से यही सीखे कि फेलियर का कॉमन फैक्टर होता है, जो कि ऑडियंस के अंडर ही होता है। कंटेंट क्रिएटर के फील्ड में ऑडियंस मेन रोल प्ले करती है, इसलिए ऑडियंस का ट्रस्ट किसी भी ब्रांड के लिए सक्सेस बन सकती है और बनती भी है। और कुछ कॉमन फेलियर के पॉइंट्स हैं, जैसे कि पहला है अनजस्टिफाइड प्राइस और अनफेयर क्वालिटी। सेकंड है ट्रांसपेरेंसी की कमी। तीसरा है फैन बेस को कस्टमर समझने की गलती। तो ये रहा इंडियन कंटेंट क्रिएटर्स का ब्रांड का एनालिसिस। ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।